तो दोस्तों हम किसी काम से चले गए थे, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्लास को ख़त्म करने की और ईवीएस पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की। चलिए देखते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे जो हिंदी हो या मैथ हो, ये सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही यूट्यूब पर मिल जाए फ्री में। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर ये काम करने चाहिए, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ें जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं, कसकर पकड़ ले ताकि वह फिसले नहीं। कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें, मतलब इंतज़ार करें। ये भूकंप अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। इसे भी देख लेते हैं जल्दी। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवान को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम 150 इमारतें ढह गई। इस समय लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इसके नीचे से कम 250 निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे लोग, भगदड़ मचाए हुए जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से तरह तरह की सहायता की आश्वासन मिले, मतलब लोगों ने ऐसी मदद किया। हॉट ब्ले कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। ये हमने ज्योग्राफी वाले बुक में पढ़ा चुके हैं, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। यदि जो लोग 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं सीटेट में, वो लोग चैप्टर वाइज जाके हमने NCERT को पढ़ा रखा है, वो भी आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। क्लास 6, 7 और 8, ऐसे तो हम पढ़ा 12 तक चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। शिक्षक संकेत: सांस गर्म होती और ठंडा और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके, मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके, ताकि इन लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे पसंद नहीं करते। गांधी जी के मित्र महादेव देसाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया। स्टालिन की
के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियन अनस्टच से साक्षात्मक रूपांतरित है। पुरानी यादें, ये कुछ है जो भी एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन देख लेते हैं, कहीं आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नारायण यानी बाबा अल जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्होंने अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। जब तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को करने के लिए एक समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम सभी को करना पड़ता था। फिर भी वह कोई भी क्यों न हो, नारायण को याद है कि कोई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो वो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था जो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीते गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव देसाई को देखा तो बोला, उस तरह ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई, गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा कि वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों इससे सफाई करने वालों को ज्यादा फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम करना सीखना एक कला सीखने जैसा है। सफाई का काम भी छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उसको भी मिलनी चाहिए। गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा रॉकेट बॉल एसोसिएशन की विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में एक समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उसकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उसके खेलने की क्षमता को आंका जाना चाहिए। बच्चू खां खेल के मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खां के नाम से था। फाद की दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में एक बीज की कहानी। एक बीज किसान की कहानी कहता है। चलिए, वनगांव गुजरात में है।
पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़े से बचाने के लिए। ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी होती है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उलटकर बनाया जाता है। ऊंधिया गुजरात में उल्टा जाता है। जैसे ऊंधिया में क्या करते हैं, सारे मतलब हरी सब्जियों को हांडी जो होता है ना, हांडी में डालकर मसाला वसाला सारा चीज़ एक ही बार डालकर उसे ऊपर में पुआल होता है, पुआल को रखने के बाद ढक्कन लगाकर उसको चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है। उल्टा करके उस पर चारों तरफ गोईठा से लगाकर, जिसे उपला कहते हैं, और जैसे आग तापते हैं ठंडी के दिनों में, उसी तरह उसको भी पका दिया जाता है। और खोलने पर अंदर की सारी सब्जियां एकदम अच्छी और पक जाती हैं। जैसे हम लोग आलू के औंधा लगाते हैं ठंडे के मौसम में गाँव में। ऊंधिया को बाजरे की रोटी और मक्के में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब उसकी मृदा खत्म हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती। अंततः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है, क्रोटन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती है। केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी के नीचे खोदकर नर करते हैं। कद्दुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहा है, इसकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुडुक भाषा में तोरांग को जंगल कहा जाता है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे टिन कहते हैं। टिन भूमि, एक टिन बीज उगाते हैं। यह एक सच्ची कहानी। सूर्यमणि, चमकता सितारा, जिसे स्टार गर्ल के नाम से जाना जाता है। चमकते सितारे उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। संकेत, कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय अपने अनुभव किया। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनता। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और जानवर का कैसा ताना बाना उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। जंगल अधिनियम कानून 2007। यह कानून आदिवासी को जंगल पर उसका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। जंगल बचाने के लिए काम भी उनकी ग्राम सभा करें। झूम खेती, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस, खरपतवार को नहीं निकाला जाता, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। राखें भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, नहीं तो जोता जाता है। खरपतवार अन्य अवांछित पौधे को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी उपजाऊ बनाने में मदद करती है। यह मिजोरम में किया जाता है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। झूम की मुख्य फसल चावल। जब फसल पक जाती है लोग जश्न मनाते हैं। वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। चेराव नृत्य भी मिजोरम में होता है। चलिए।
हम अपने माता पिता के जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें हम कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। यानी माता पिता के सम्मिलित गुण भी होता है और कुछ हमें पर्यावरण से भी मिलता है, हमारे चारों ओर, आस पड़ोस, ये सब से। पोलियो वायरस के कारण होता है। यह विकसित विरासत में नहीं मिलता है। ये नहीं है कि यदि किसी माता पिता को यदि पोलियो हुआ है तो उसके बच्चे को भी पोलियो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। वह विरासत में नहीं मिलता। इस बीमारी के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी बच्चे के माता पिता यदि बहरे हो तो उनके बच्चे में भी संभावना होती है कि वे भी बहरे हो जाएंगे। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगर मेंडल मठ के बगीचे में 2800 पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या खुरदरे या चिकने होते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटी और इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उनके सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता अच्छी होती है। तभी तो वे दिन भर जहाँ भी जो चीज़ मिलता है उसे कुतरते रहते हैं। दूसरा चीज़, चूहे और गिलहरी दोनों के दांत जीवन पर्याप्त बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वे कुछ न कुछ हमेशा कुतरते रहते हैं। नागपुर में एक दाल में चीनी मिला के खाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथ और चेहरे का उपयोग किया जाता है। उन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे कर सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। उल्लू है 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है, लेकिन जब झटके की बात आए तो मैना हो जाती है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंखों को खो देते हैं और उनके साथ नए पंख उग जाते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं स्टार्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं और उंगलियों चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। स्पर्श विधि से ब्रेल लिपि में लोग पढ़ते हैं। मतलब जिन लोगों को देखने में दिक्कत होती है वो 6 बिंदुओं पर उकेरी हुई रहती है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वे 3 साल के थे तब उनके पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट पहुंचाई। उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, पर पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते अंत में उन्हें एक रास्ता मिला। छूकर महसूस करके पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। यह ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चे को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आजकल तो ब्रेल लिपि वाला ऑनलाइन बुक भी मिलता है बच्चों के लिए।
ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005। ईवीएस 6 थीमों पर आधारित है: परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन फूड, पानी वाटर, आश्रय शेल्टर। यात्रा ट्रेवल, जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ईवीएस की उप थीम परिवार और दोस्त, उसमें संबंध आते हैं, काम और खेल, जानवर और पौधे आते हैं। भोजन चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण, तकनीकी, किसान और भूख। पानी। आश्रय यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, और ज़्यादा नहीं होगा। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतः समझ विकसित करने का प्रयास करती है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आगे के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चे के मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वे देखता है, पूछता है, सीखता है, समूह में चर्चा करता है। एनसीएफ की अनुशंसा। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चे के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल के बाहर का जीवन। यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई गैप को कम करता है। यह किताबों या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करता है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति PNR 1896 में निम्नलिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। इसीलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा अवधारणा और मुद्दे को एकीकृत करता है। इस विषय में 1 और 2 में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणा भाषा गणित के माध्यम से सिखाए जाते हैं। ईवीएस 3 क्लास से शुरू होता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यानी बच्चों को हमेशा 1 से 5 क्लास में आप उनकी मातृभाषा में ही बताने की कोशिश करेंगे। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं, बल्कि लोगों, उनके परिवार, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करते हैं। कम बोझ। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी, लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। स्कूलों में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन विषय में छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तराशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। बच्चों को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। वो रटने के बाद कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो वो क्रियाकलाप के माध्यम से सीखते हैं उसे बहुत समय तक याद रख सकते हैं। स्कूल
अधिकारियों की भूमिका। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने, विचार करने और कल्पनाशीलता गतिविधि और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्क द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने के लिए प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधन और साइटों की अपेक्षा की जाती है। देखिए, ये मैप तो आप लोगों को जरूर से जरूर ही देखना है। देखिए, इसी में बता देते हैं पाकिस्तान से कौन कौन सा भारत के राज्य लगता है। पहला गुजरात है, राजस्थान है, इधर पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। लद्दाख से अफगानिस्तान से केवल एक, चीन से हो जाएगा लद्दाख, हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके बाद सिक्किम हो जाएगा। इधर भूटान से हो जाएगा सिक्किम, हो जाएगा पश्चिम बंगाल, हो जाएगा असम, हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो जाएगा और इधर मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। त्रिपुरा भी हो जाएगा। त्रिपुरा तीनों तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। इधर देखिए अरब सागर में कौन कौन सा पड़ता है और किसके चारों तरफ कौन कौन सा राज्य पड़ता है, ये मैच ऑफ फ्लोइंग में आता है। अरब सागर में गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और वेस्ट बंगाल, ये सब पश्चिम बंगाल में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है। मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, जिले हैं, सॉरी राज्य बोलते हैं। गुजरात हो जाएगा, इधर राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इधर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे इसके चारों तरफ से पूछते हैं। अभी आया था तमिलनाडु के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है और इधर आंध्र प्रदेश है। खत्म हो गया। अब अगली वीडियो आप लोगों को हिंदी का मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसका PDF भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, बट अभी नहीं डाल पाएंगे। आप लोग कोई एक जो होगा जो कि टेलीग्राम बनाएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम फ्री में ही टेलीग्राम पर दिया करेंगे। कोई एक हो जो टेलीग्राम बना सकते हो वो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।